India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. हाय एवरीवन, जिस सेक्टर की मैं अभी बात करने वाला हूं, दिस सेक्टर होल्ड्स द की टू इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। अब जिस तरीके से जब भी किसी एक कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करानी होती है तो वो चाइना जाती है। सेम तरीके से जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, कॉल सेंटर्स ये सब खुलवाने होते हैं तो इंडिया आती है। जहां चाइना गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ पाई डिस्पाइट लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, राइट। बट उसके बाद भी इंडिया में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो बहुत खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है और 2023 के एंड में ये सर्विसेज एक्सपोर्ट स्टूड एट $340 बिलियन और 2030 तक ये सर्विसेज एक्सपोर्ट $800 बिलियन टच करेगा। क्रेजी ग्रोथ। अब ये सेक्टर इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 3 रीजन है। नंबर 1, देखिए ये सेक्टर आज की डेट में इंडिया के जीडीपी का 1/10 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। अगर सर्विसेज आज बंद हो जाए, इंडिया की जीडीपी 10% से गिर जाएगी। ह्यूज कंट्रीब्यूशन। दूसरा बहुत ही बड़ा रीजन है कि देखिए जब कोई कंपनी इंडिया में सर्विसेज सेटअप करती है और इंडिया सर्विसेज उस कंपनी को एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया को मिलता है मच नीडेड डॉलर रिजर्व्स। डॉलर रिजर्व्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है। अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए अल्टीमेटली हमको जो भी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं उसके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है और जब वो कंपनीज डॉलर में हमको पे करती हैं तो हमारे पास वो डॉलर रिजर्व बिल्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है जो हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं? वो है क्रूड ऑयल। तो इन एक्सपोर्ट से सीधा सीधा कितने दाम पे आप पेट्रोल खरीद रहे हैं वो तय होता है। और तीसरा रीजन क्यों इंडिया के लिए सर्विस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सेक्टर में काफी हाई पेइंग और हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होती हैं। उससे ये होता है कि उससे आपका टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। यू गेट अ राइजिंग मिडिल क्लास जो एक कंज्यूमिंग क्लास बन जाती है और जिसकी वजह से आज बोलते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, करेक्ट। बिकॉज एक सर्विसेज से जो पैसा इंडिया में आ रहा है वो जिस लोगों के हाथों में जा रहा है वो काफी हाई कंज्यूमिंग सिटीजन्स बन जाते हैं। इस पूरे सर्विस सेक्टर के बीच में जो एंटिटी बैठी है उसको हम बोलते हैं GCC, विच इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब GCC को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली इस चीज को समझने से ही आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया एक्चुअली सर्विस कैपिटल बन कैसे रहा है। अब देखिए GCC एक फैंसी नाम है, राइट। अल्टीमेटली जब कोई भी कंपनी जो मान लीजिए यूएस में, यूके में, यूरोप में है, कोई भी वेस्टर्न, कोई भी इंडिया के बाहर की कंट्री है, उसको अगर अपने कंपनी के ऑफिसेज इंडिया में सेटअप करने हैं और उन ऑफिसेज का जो मेन रोल है वो इंडिया के लिए काम करना नहीं है, वो बाहर वाले उन देशों के लिए ग्लोबल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं GCC। और ये जो GCC जो इंडिया में जिस तरीके के जॉब्स प्रोवाइड करती हैं ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स होते हैं, बहुत ही हाई स्किल्ड जॉब्स होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के जॉब्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स ने अपना GCC हैदराबाद और बैंगलोर में सेटअप किया है और इनका जो बैंगलोर का ऑफिस है वो वर्ल्ड में न्यूयॉर्क के बाद सबसे बड़ा ऑफिस है। इमेजिन करिए इनके यूएस में कितने ऑफिस हैं, उसके बाद भी सेकंड बिगेस्ट ऑफिस है इनका ये पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 2010 में जहां पर 700 GCCs थे, आज वहां पर 1500 GCCs हैं। जहां पर 2010 में ये 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, 2023 में ये 17 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। देखिए हर डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन बनने के लिए एक जर्नी से गुजरना पड़ता है। वो जर्नी जनरली क्या होती है? जर्नी ऐसी होती है कि कंट्री स्टार्ट करती है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से, वो शिफ्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में, उसके बाद शिफ्ट करती है वो सर्विसेज इकोनॉमी में। यही कहानी है यूएस की, यही कहानी है यूके की, यही कहानी है बहुत सारे देशों की। अब यहाँ पे इंडिया थोड़ा लेट है, जहां पर सारी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी में शिफ्ट कर गई। इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग तक ढंग से क्रैक नहीं कर पाया है, राइट। बट यहाँ पे इसके चलते इंडिया का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया आज प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है।
अगर वो चाहे, अगर वो सही इन्वेस्टमेंट्स करे, तो वो अपने आप को सीधा सर्विस इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और बीच में मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर सकती है। जितना भी इन्वेस्टमेंट उसे मैन्युफैक्चरिंग में करना, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग में। आपकी रोड्स, आपकी रेल्स, आपकी हर चीज़ बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। आप चाइना का एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किंग बना है। वैसे ही अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग किंग बनना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और शायद सर्विसेज इकोनॉमी में जब बाद में जाना ही है, तो अगर अभी सर्विसेज इकोनॉमी में चले गए तो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है जो मेक इन इंडिया कैंपेन्स पे इतना फोकस करती है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड जॉब्स में एक थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है तो, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनती है, तो एग्रीकल्चर में से बहुत सारे लोग बेसिकली बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर नहीं करना एट द एंड ऑफ द डे, और वो शहर चले जाते हैं जॉब के तलाश में। वो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीपल हैवी सेक्टर है। बहुत सारे लोग आपको चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए, तो वो सारे के सारे लोग आपके उन फैक्ट्रीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, करेक्ट। बट सर्विसेज सेक्टर में एक छोटी प्रॉब्लम ये है कि जो जॉब्स है वो हाई पेइंग तो है, पर अब वो लेसर इन नंबर है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। यानी एग्रीकल्चर से जितने लोग निकल रहे हैं, सर्विसेज उनको पूरा एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। फिर जो बाकी लोग हैं वो या तो एग्रीकल्चर छोड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेसिकली बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेसिकली आज भी इंडिया की ये हालत है कि इंडिया में एग्रीकल्चर से निकलना तो सब चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, बट सर्विस इकोनॉमी इतने जॉब्स इतनी स्पीड में क्रिएट नहीं कर पा रही है कि वो इतने लोगों को एब्जॉर्ब कर सके। इसी चीज़ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो टू मीडियम स्किल जॉब्स क्रिएट करता है, पर बहुत हाई वॉल्यूम में क्रिएट करता है। इसलिए एज अ कंट्री हम मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ नहीं सकते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को साथ लेके चलना है। हमें इन दोनों पे एक्सट्रीम फोकस रखना है, राइट। प्लीज यहाँ पे आप भी अपने थॉट्स कमेंट करके बताएं कि डू यू थिंक कि इंडिया विल बिकम द सर्विसेज किंग इन द कमिंग डेकेड। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।